হাই, আমি রূপম। আজকে আমার সাথে কে রয়েছে জানি ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই, তবুও আমি বলবো। আজকে আমার সাথে রয়েছে গজরাজ রাও স্যার, হিন্দি সিনেমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফাইনেস্ট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভার্সাটাইল অ্যাক্টর। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি আমাকে এই অপরচুনিটি দিয়েছেন। আমি বাংলায় একটু শুরু করলাম, তারপর আমরা আস্তে আস্তে হিন্দিতে যাব। আমরা হিন্দিতেই ইন্টারভিউটা করবো যাতে স্যারের বুঝতে সমস্যা না হয়। তো স্যার কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ রূপম। ইট ওয়াজ লং ডিউ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল লেট মি টেল ইউ দ্যাট রূপম, তোমার যেটা রিভিউ ভিডিও দেখে দেখে আমি মানে অনেক ইন্সপিরেশন পাই। অনেকবার এটা হয়েছে কি মানে আমি হিন্দি সিনেমাও তোমার রিভিউ দেখে তারপরে আমি সিনেমা হলে গিয়েছি কিংবা ওই ওটিটিতে দেখেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট বলবো, সেটা হচ্ছে যে স্যার আমাকে প্রায় 1 বছর আগে সাডেনলি একদিন কল করে, এবং আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি না যে গজরাজ স্যার আমাকে কল করেছে। উনি আমার সাথে কথা বলছেন, আমি একের পর এক মেট্রো ছাড়তে থাকি, মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকি, এবং আমাদের একটা লং সময় ধরে গল্প হয়। তো সেটা দারুণ ছিল। তো থ্যাংক ইউ স্যার, আবারও আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, আমরা থ্যাংক ইউ। हिंदी क्वेश्चन गुलो करबो। आप जब अंधेरी में आए थे, मैंने ये इंसिडेंट पढ़ा था आपके बारे में। आप जब अंधेरी में आए थे, आपके पास सिर्फ 6 रुपए थे, और आपको लगा था आप जो आपका आइडिया है वो नरेट करोगे और आपको एडवांस मिल जाएगा, और वो हुआ नहीं। पर सर उसके आगे की कहानी हम लोगों को नहीं पता। आप अगर वो इंसिडेंट हमको बताते हैं। ये आई गेस ये अर्ली 90s का बात है। एंड मैं दिल्ली में जब थिएटर करते थे तो हमारे एक फिल्म मेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जो जिन्होंने हमारा नाटक देखा और उनको बहुत पसंद आया। और ये वो टाइम था जब दूरदर्शन के लिए प्रोजेक्ट जमा होते थे, पायलट जमा होते थे, आप स्क्रिप्ट जमा करते थे, और कोई चैनल थे नहीं उस वक्त। तो उन्होंने मुझे और मेरे जो को राइटर थे, पार्टनर थे विजय, उनको बोला कि आप बॉम्बे आओ और आपको हम पूरा ख्याल रखेंगे, आप आओ और आपको जिंदगी बदल जाएगा। तो हम लोग वो सपने की दुनिया में आ गए यहाँ पर, और 15-20 दिन महीना हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट लिखा। बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है हमारे स्क्रिप्ट इतना मजेदार नहीं हो शायद, क्योंकि हम बहुत यंग थे। लेकिन जब हम उनको सुनाने गए तो वो जो प्रोड्यूसर थी, उनके जो हस्बैंड थे वो फॉरेन नेशनल थे, अंग्रेज थे, और उनको हिंदी नहीं आता था। लेकिन वो टीका टिप्पणी कर रहे थे उसके ऊपर कि नॉट साउंडिंग करेक्ट। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि जिसको एक भाषा ही नहीं आता है वो उस पर कॉल ले रहा है। तो मैंने उन प्रोड्यूसर को बोला कि मैम ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये आप सुन लीजिए एक बार। तो बोले नहीं, उनका सेंस बहुत अच्छा है और वो फील ले लेते हैं। तो और हमने बोला कि हमें अब एडवांस आपने जो कमिट किया था वो दे दीजिए, थोड़ा पैसा खत्म हो गया है। देन वो शी रिफ्यूज्ड, बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, यू कम विद द फ्रेश ड्राफ्ट, वो अच्छा लगेगा तो हम करेंगे। एंड दैट वाज अ जॉल्ट, बहुत खतरनाक मोमेंट था। जेब में सिर्फ 6 रुपए थे। पैदल चल के मैं टाउन से आना शुरू किया, और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे एक दोस्त हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते थे उस वक्त, थिएटर के दोस्त, राजीव उनका नाम था। मैं उनके पास चला गया। और क्या होता है कि डेस्परेट सिचुएशन होता है ना, कि आपको दिल्ली में जब थे, दिल्ली जैसे शहर में आपको पैसों की कमी नहीं होती है, आपके दोस्त आपकी जेब में डाल देते हैं। जो आपका एमेच्योर थिएटर ग्रुप होता है ना, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको आपकी देखभाल करने, थिएटर ग्रुप जो होता है वो आपकी देखभाल करता है, आपके लिए माँ की गोदी जैसा काम करता है, कि आपको बिना बोले आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आपको मिल जाता था। तो राजीव को मैंने बताया, एंड ही वॉज वेरी काइंड। उसने मुझे 500 रुपये, 100 के 5 नोट दिए। मैं घर आया अपने पार्टनर को लेके, फिर हम लोग 1 या 2 दिन बाद वापस दिल्ली चले गए। एंड दैट वाज वन लेसन कि आप खाली बातों में किसी के, आपको अपना लाइफ नहीं डिसाइड करना चाहिए। कोई आपको सपना दिखाए, बहुत अच्छी बात है उस सपने को, लेकिन उसका थोड़ा सा लॉजिक्स होना चाहिए, कुछ उसमें कमिटमेंट होना चाहिए। कागजी जो बातें होती हैं उस पे नहीं जाना चाहिए। ये एक लर्निंग लेसन था। सर आपका जो जर्नी शुरू हुआ, उन लोगों ने बैंडिट से लेके आपको जब तलवार में देखा या ब्लैक फ्राइडे में देखा, लोगों को आपका कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए। पर फिर भी हम लोगों ने बहुत दिनों तक आपको एक मेन कैरेक्टर, या जिसका स्क्रीन ऑन टाइम बहुत देर तक हो, इस चरित्र में नहीं देखा।
फिर 2018 में एक फिल्म आई बधाई हो, उसके बाद पूरा जो जर्नी है वो बदल गया, एक नई दिशा देखी आपने, ये कैसे हुआ? तो रूपम, दो चीज था। एक तो मुझे थिएटर बहुत पसंद था, रंगमंच से मुझे बहुत प्यार था। और जब मैं दिल्ली में, हमारा ग्रुप था एक्ट वन थिएटर ग्रुप, उसके अंदर हमारे डायरेक्टर थे एन के शर्मा और आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, शेफाली भूषण, निखिल वर्मा, बहुत सारे लोग थे जो कुछ जॉब भी करते थे, कुछ लोग, और कुछ लोग खाली फुल टाइम थिएटर करते थे। तो मेरा सपना था कि मेरा एक ऐसा विश लिस्ट था कि मेरे को थिएटर में थोड़ा बहुत 10-20 हजार मिल जाएगा तो मैं इसमें जिंदगी चला लूंगा, मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो एक पहला एक और मुंबई के अलावा बाकी जो शहर होते हैं उसमें थोड़ा सा आप अपने मन की कर पाते हैं, अपनी मर्जी की कर पाते हैं। कोलकाता में आप अपनी मर्जी कर पाते हैं, आए ऑडिशन दे बोला। कितनी बार हुआ है कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं कोलकाता में कुछ सीनियर आर्टिस्ट हैं या एक्टर्स हैं, उनसे ऑडिशन मंगवाया है, तो वहां से जवाब आता है আমি অডিশন দেব নাকি, আমি এত থিয়েটার করার পরে আমি অডিশন দেব না। तो कितनी बार हुआ है ऐसा कि मैंने बोला कि हाँ ऑडिशन मत मंगवाओ, उनसे, दादा से या वो मैडम से उनका खाली लेटेस्ट फोटो मंगा लो, वो अभी कैसा दिखते हैं, क्योंकि मैंने उनका काम देखा हुआ है। तो ऐसा, तो ये मैं भी ऐसे ही था कि ऑडिशन देना और ये वो। तो दो चीजें होता था कि ऑडिशन, एक हिंदुस्तान में जो हमारा परिपाटी है उसके अंदर होता है कि भेड़ बकरी की तरह यूज करते हैं आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट थोड़ा, जिसका वाज नॉट अराइव्ड येट, जिसका सक्सेस नहीं मिला है या जिसको लोग पहचानते नहीं, वो यंगस्टर 20-22 साल के लड़के लड़कियां भीड़ की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया दिल्ली में कि ऑडिशन देने जा रहा हूं और वहां पर इधर आओ, तुम जाओ, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और जो हमारा थिएटर ग्रुप भी था वो बहुत ही अच्छे नाटक करते थे, ऑडियंस हमारे यहाँ पर टिकट लेके प्ले देखता था, है ना। तो वो मुझे वो एक चीज का एक रिस्पेक्ट भी था उस चीज का कि मैं एक्टर हूं या मैं जो कर रहा हूं उसका मुझे ऐसे भीड़ में नहीं खड़ा होना। तो एक बहुत बड़ा टाइम उसमें गुजरा कि मुझे ऑडिशन इस तरह से नहीं देना है कि भीड़ बकरी की तरह खड़े होके। फिर उसके बाद दूसरा एक था कि बॉम्बे से जो लोग आते थे उस टाइम पे, जब सीरियल वीरियल नहीं था, सिनेमा, एक तो या तो कमर्शियल सुभाष घई का सिनेमा था या आपका श्याम बेनेगल, श्याम बाबू का फिल्म था, जिसके अंदर आपको 2 ही जगह थे जिसमें आपको पार्ट मिल सकते थे, छोटे मोटे, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होते थे। तो ये जो एक्टर्स लौट के आते थे उनके स्टोरीज बड़े खतरनाक होते थे। अफगान वॉर में जैसे ब्रिटिश रेजिमेंट 2 सिपाही 3 सिपाही लौट के आए थे, वैसा कहानी था कि भूखा पेट रहना पड़ता है और स्टेशन पे सोना पड़ता है, और ये तो वो स्टोरीज मुझे बड़ा वो होता था। और फिर उसके बाद जब मैंने मुंबई आना शुरू किया और खुद एक्सपीरियंस किया कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिटी, इट्स नॉट इजी। आपने सपना देखा कि आपको एक्टर बनना है और आप बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके बीच में लकीली, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिखता था, अखबार में लिखता था, तो मुझे प्रदीप सरकार जी के यहाँ पर, जो एड फिल्म मेकर थे, उन्होंने नया नया काम शुरू किया था, अभी इस दुनिया में नहीं है, प्रदीप दा, जिन्होंने परिणीता बनाया है ना, और तो वो उनको असिस्ट करने का मौका मिल गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक डिग्निटी आपको मिलता है ना, जब कि आपके पास, आप घर में भी पैसा दे सकते हो, अपना खर्चा भी चला सकते हो, और उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत थिएटर करोगे और आपके मनपसंद का एक्टिंग असाइनमेंट आएगा तो करोगे। तो मैं हमेशा अप्रोच करता था कि अनुराग कश्यप ने मुझे ब्लैक फ्राइडे में दिया या विशाल भारद्वाज जी ने तलवार में दिया। तो उसके पीछे मेन रीजन ये था कि आई डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ दैट हर्ड मेंटेलिटी, कि जाके कहीं पर भी ऑडिशन दे दो जहां पे 200 लोग बैठे हुए हैं। मुझे वो थोड़ा डिग्निफाइड नहीं लगता था कि ये गलत है। ये आप अगर अच्छा अपनी इतनी मेहनत की है, अपने क्राफ्ट पे इतना काम किया है, तो उसके अंदर ढंग से कुछ पार्ट मिलना चाहिए। तो क्योंकि मैं घर चला पा रहा था ठीक से एडवर्टाइजिंग की वजह से, और फिर अपना प्रोडक्शन हाउस हो गया, खुद एड फिल्म डायरेक्ट करना शुरू किया, सो दैट अर्ज वाज देयर टू डू गुड पार्ट्स एज एन एक्टर, लेकिन अपने रिस्पेक्ट के दम के उस पे नहीं, एक्सपेंस पे नहीं। देन लकीली बधाई हुआ, विच इज लाइक अमित शर्मा जो प्रदीप दा के यहाँ पे थे, उनसे मेरा दोस्ती वहीं पे हुआ था, हम दोनों साथ में असिस्ट करते थे।
एंड अमित को लगा कि ये पार्ट मैं अच्छे से कर सकता हूँ, एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड, एंड लकीली फॉर मी, एंड वो फिर उसके बाद से लाइफ थोड़ा सा गियर शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ, एंड अभी उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया बीच में, थोड़ा लाइफ रुका, लेकिन देयर आर नो कंप्लेंट्स। अभी अच्छे पार्ट्स मिले हैं, चाहे वो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान हो, हंगामा है क्यों बरपा, या सत्य प्रेम की कथा, या फॉर लूट केस, मैदान, तो वो अभी वो मिल रहे हैं पार्ट। अभी उसके अंदर आपको डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं तो बोलते हैं कि आपके लिए इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप करेंगे क्या, तो वो आपके लिए अच्छा सिचुएशन है। मनोज बाजपेयी सर ने एक इंटरव्यू में कहा, गजराज राव बहुत बड़े बड़े एक्टरों के लिए नाइटमेयर है, वो सब लाइमलाइट छोटा किरदार करके भी ले लेता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? That's very kind of मनोज बाजपेयी। वो मेरा we were together there in Act 1, साथ में काम किया हम लोगों ने, बट मेरे लिए वो आदर्श हैं। मैं उनको उनका जो प्रोसेस है, उनका जो क्राफ्ट है, वो बहुत इंस्पायर किया है उसने मुझे, तब से लेके अब तक। थिएटर के टाइम पर भी, बीच में जब हमने एक आध बार काम किया, और अभी हंगामा है क्यों बरपा में भी काम किया। सो आई गेस वो बात कर रहे थे थिएटर के टाइम की, जो हमारा ग्रुप था उसके अंदर सारे लोग जो थे बड़े पैशनेट थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनसिक्योर लोग नहीं थे आसपास। आपको आप जब इम्प्रोवाइजेशन या ऐसा चीज करते हैं तो उनके साथ ही कर सकते हैं हु कैन टेक इट, या जो आपको बराबरी से या आपसे अच्छा इम्प्रोवाइज कर सके, क्योंकि वो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इम्प्रोवाइजेशन का स्किल्स है आपके पास, तो आपको ऐसे में नहीं करना चाहिए जहां पे अगर स्क्रिप्ट का डिमांड नहीं है। स्क्रिप्ट बहुत सीरियस है, जैसे मैदान के अंदर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि इतना वेल डिफाइंड कैरेक्टर है, सब कुछ इतने अच्छे से लिखा हुआ है, उसके अंदर आगे पीछे नहीं जा सकते, पीरियड ड्रामा है। लेकिन सत्य प्रेम की कथा में आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, क्योंकि हैप्पी गो लकी कैरेक्टर है, कार्तिक आर्यन साथ में है, जो कि खुद बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत सिक्योर हैं इस मामले में। तो थिएटर के दौरान, क्योंकि आपके सारे वो सबके मतलब जो हम लोग इनफैक्ट कोलकाता में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-7 साल हर समर वेकेशन में हम लोगों ने परफॉर्म किया है। मेरा कलकत्ता से मेरा जो दोस्ती हुआ, बंगाल से मुझे जो मेरा नजदीकी बढ़ा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मैं जब 20-22 साल की उम्र में आना शुरू किया कलकत्ता, और वहां पे थिएटर को लेकर जो प्यार था, जो हमें ऐसा भी हुआ कि मैंने मैं फॉर एग्जांपल 89 में परफॉर्म किया और 90 में गया, तो वो सेम लोग दिख रहे हैं ऑडियंस में, जो वापस आपको आके बुजुर्ग लोग 70-80 इयर्स के एज ग्रुप वाले कि लास्ट ईयर एक तो ठीक छिलो ना, एक बार टपले भालो, है ना, वो सब ना। हाँ, तो उसमें अलग अलग पदातिक का फेस्टिवल, एक रेणु आर्या जी होते थे, उनका फेस्टिवल, तो वो हम लोगों ने बहुत बहुत कलकत्ता को घूमा है उस तरह से कि ट्रेन से हम लोग 40-50 लोग आते थे और 4-5 दिन तक कलकत्ता में 2-4 शो करते थे। तो उससे एक अलग किस्म का बॉन्डिंग बना कि मैं वो मिचिल हो रहा है, उसके अंदर गाड़ियां रुकी हुई हैं, मतलब टैक्सी रुका हुआ है, और वो टैक्सी वाला आपको पूछ रहा है, दादा चाय खावेन? चाय खावेन मैंने कि ना चाय, तो उसमें बंगला आता था मुझे थोड़ा थोड़ा, तो ना जेते हो तो देरी हो जाए, बोला ना ये तो चलबे, ज्योति बाबूर कॉन्वॉय आसছে तो এই आध घंटा लागबे এর মধ্যে। तो ये सब एक्सपीरियंस किया है मैंने उस दौरान। मैदान का जो कैरेक्टर है रॉय चौधरी का, ये चरित्र इतना इंफॉर्मेटिव है, इस चरित्र में इतना डिटेलिंग है, ये चरित्र कैसे, इसका नेचर जो है, इसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलता है तो ये जितना एग्रेसिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये कैरेक्टर का जो स्टाइल है, इसका जो एक्सप्रेशन है, छोटा छोटा जो एलिमेंट्स है, ये स्टडी करते वक्त आप लोगों को कितना समय लगा, आपका वर्कशॉप कितनी देर तक चला, ये एक मतलब ये फिल्म में ये कैरेक्टर कितना एस्टैब्लिश है, आप इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो, डायरेक्टर ने आपको बहुत प्रूफ दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब एक फिल्म आता है ब्लैक फ्राइडे, इसका रेफरेंस नहीं है, आप उस कैरेक्टर को देख नहीं सकते हो, तो ये दोनों कितने अलग होते हैं?
हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है रूपम। तो ये मैं जब अखबार में काम करता था उस समय मैंने कुछ बड़े एडिटर्स को काम करते हुए देखा था, या टेलीविजन के शुरुआती टाइम पे जैसे जनसत्ता था उसमें प्रभाष जोशी को देखा काम करते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया में राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, टेलीविजन जब शुरू हो रहा था तो टीवी 18 में राघव बहल, उनको देखा कि उनका जो एक अपने काम को ले, सारे एडिटर जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थे, बहुत ज्यादा, मतलब मैडनेस। वो उनका जो अखबार है या उनका जो टेलीविजन शो है उसको लेकर, उसके अंदर वो मुझे एक अब ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे 95 में मैंने सोचा था कि मैं 2024 में एक रोल मिलेगा उसके लिए चलो अभी ये प्रभाष जोशी को देखता हूं, उससे प्रिपरेशन होता है। होता ये कि आपके दिमाग में जब आप थोड़ा थोड़ा चुराते हैं, आप अपने दिमाग में कहीं किताब के पन्ना बनाते हैं, डायरी होता है उसमें रख लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा, ये इसने कैसे बिहेवियर, इसका कैसा है, पैटर्न कैसा है, इसका बात कैसे करते हैं। ये राघव बहल मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो इनसिग्निफिकेंट लोगों से भी मिलते थे या जो, तो वो बड़ा डिसार्म करते थे। वो डिसार्म बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि उनका इतना चार्म था उनके बोलने में, उनके बात करने में, कि वो एक फाइनेंस को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर इतना पकड़ है और हिंदी सिनेमा को लेकर भी उतना ही पकड़ था कि वो आपको बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये आदमी तो बड़ा गजब है आदमी, अभी तो ये बिजनेस के ऊपर इतना बड़ा चिदम्बरम के साथ इंटरव्यू लेके आया और अभी बोल रहा है कि गुरुदत्त का फिल्म का वो गाना याद है गजराज। तो आप वो जो चीज है कि वो कितना पैशनेट है अपने दुनिया को लेकर, वो एक कहीं पे बैक ऑफ द माइंड में था हर चीज। दूसरा एक मुझे कह सकता हूं कि उत्पल दत्त, उनका जो एक जो हिंदी में उन्होंने ऋषिदा का फिल्म किया वो नहीं, जो उनका बंगला सिनेमा या एक उनका भुवन शो में एक फिल्म था कि जहां पे वो प्रिसाइसनेस था उनकी बातों में, वो मेरे कहीं पे बैक ऑफ द माइंड था कि उत्पल दत्त अगर होते तो वो कैसा करते। ये था। और उसके बाद अमित और अमित की टीम का जो रिसर्च था वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली हर फिल्म मेकर को रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना, आप पीरियड फिल्म बना रहे हो तो आप रिसर्च क्यों नहीं करोगे। वो तो मतलब ये बेवकूफी वाला बात है कि आप बोलोगे, जैसे टीएन शेषन को बोलते थे कि आपने बहुत अच्छा, आप इलेक्शन कमिश्नर है, तो बोले मेरा काम है ये, इससे पहले वाले ने नहीं किया था, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना ड्यूटी फॉलो कर रहा हूं, उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने। तो ये अगर पीरियड फिल्म है तो उसके अंदर रिसर्च तो टीम को करना ही चाहिए, लेकिन अमित और उसका टीम जो है वो अपने आप को ब्रीदर नहीं देता था। उन्होंने कम से कम 1 महीने में 7-8 बार मेरा लुक ट्रायल किया, डिफरेंट गेटअप्स, डिफरेंट कपड़ा कैसा होगा, क्योंकि हमने ये रॉय चौधरी को देखा नहीं है, रियल में रॉय चौधरी था नहीं, ही इज रिप्रेजेंटिंग वन काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ दैट इरा, जो कि रहीम साहब के अगेंस्ट में खड़े हैं लोग, है ना, कि एडिटर है या फुटबॉल फेडरेशन के लोग हैं। तो हमने उनका एक्चुअल में उनका कोई फुटेज नहीं है, फोटो नहीं है, कैसे उस 50s में, और कि वो लोग थे तो अंग्रेज अभी गया था, तो वो ब्राउन साहेब थे, भद्र लोग, उनको एक था एलिटिज्म था अलग किस्म का कि आमरा जानी और बंगाल। लेकिन अगेन रॉय चौधरी भी विलेन नहीं है, रॉय चौधरी को बंगाल फुटबॉल से बहुत प्यार है। वो मतलब ऐसा नहीं कि वो इलॉजिकल बोल रहा है, बोला कि ना माने फल लगाए कोई और, पेड़ लगाए कोई और फल खाए कोई और, ऐसा बोलता है वो, कि ये उसको लगता है कि नहीं ये बाहर का आदमी है, इसको नहीं आने देना। तो ये सारा जो है, मैं कह सकता हूं कि मैंने, अगर मुझे थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है तो उसके पीछे रीजन अमित और अमित की जो टीम का जो रिसर्च रहा गेटअप को लेके, वो कैसे दिखेगा, और जो अमित का एक ये था कि कंट्रोल्ड होगा, इसके पास अथॉरिटी है, ये न्यूज़पेपर एडिटर है लेकिन ये पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, इसको सीएम और सारे लोगों को जानता है और ये कैन चेंज सिनेरियोज अपने अखबार में, अपने राइटिंग से। तो वो उसका एक ब्रीफ था कि आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आप कंट्रोल में हो, हर चीज के कंट्रोल में हो लास्ट तक,
लास्ट में जाके उसको जब ही ऑल्सो रियलाइजेज, रहीम साहब का जो पैशन है उसके सामने रॉय चौधरी को भी लगता है कि यार, तो अगर आप देखोगे फिल्म तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो अचानक से एक दिन बोलता है कि मेरा आंख खुल गया, ओहो अमा के क्षमा करे दो, वैसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी सटल। रुद्रोणी घोष का जो कैरेक्टर है वो मतलब ये सोच रहा है कि इनका एक्सप्रेशन बदल कैसे गया, ये मैच क्यों नहीं करता, और इनका जो सेल्फ क्वेश्चन था एक आदमी, मतलब वो हम लोगों को फील कराता है। दूसरा सबसे मेरे लिए तो चैलेंजिंग ये था कि कॉमेडी में ना फिर भी आप कुछ लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज पे काम करते हो तो लोग माफ कर देते हैं कि यार ठीक है कॉमेडी किया और उसके अंदर थी, लेकिन एक सीरियस ड्रामा में आप उस भाषा के जानकार नहीं हो बहुत अच्छे तरीके से, आप उस प्रदेश के नहीं हो, लेकिन वो भाषा बोलना वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा मैंने मतलब ये दुधारी तलवार था कि ये गड़बड़ भी हो सकता है, लोग जूता भी मार सकते हैं, और बंगाली लोग तो ज्यादा मारते हैं, है ना। मैं उसका मैंने सबसे ज्यादा ध्यान रखा। जैसे रुद्रो, उनके साथ मेरे जो सीन थे तो मैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो बंगाल सिनेमा के इतना अच्छा एक्टर हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं वो, तो मैं उनसे लगातार पूछता रहता था कि रुद्रो प्लीज बोलो दो किछु जदि कोथा इम्प्रोवाइज करते हो किछु जे चेंज, तो उन्होंने भी एक बात बोला कि आप साउंड अच्छा पकड़ रहे हैं, अब जो बंगाली कैरेक्टर का भद्रलोक का साउंड जो है वो ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कोई अननोन बोल रहा है। और एक बहुत, मैं आपको बताता हूँ रूपम, एक थिएटर के टाइम पे एक चीज हुआ था जो मुझे लाइफ लेसन था मेरे लिए लैंग्वेजेस के मामले में, ये मैंने कहीं शेयर नहीं किया अब तक, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने नाटक किया था 1989 में, एक संसदीय समिति की उठक बैठक, ये एक प्ले था, इट वाज अडेप्टेड एंड डायरेक्टेड बाय रंजीत कपूर साहब, एंड ये एक अंग्रेजी अमेरिकन नाटक है, क्लाइव एक्सटन शायद नाम है, हैव यू एनी डर्टी वॉशिंग मदर डियर, एक सटायर है ये। उसमें ये उन्होंने, रंजीत साहब ने इसको अडेप्ट किया था कि एक इंडियन पार्लियामेंट का एक कमेटी बैठा है, देयर आर 3 पीपल हु आर ग्रास रूट वाले लीडर्स हैं एंड 3 पीपल आर दून स्कूल एलीट वाले, एंड देयर इज वन चेयरपर्सन हुज नेम इज घोषाल। So I played that role, Ghoshal, and because of my knowledge of a little bit knowledge of Bangla, वो थोड़ा सा उसके अंदर nuances आ गए, and people were like बहुत अप्रिशिएट किया उस प्ले को। हम लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे शोज किए, कुछ और शहर में शोज किए, एंड देन आई गेस 90 में समर में वो हम लोग कलकत्ता लेकर आए वो प्ले, एंड बिलीव मी, हमारा जब दिल्ली में शो होता था तो पहले 3 मिनट 5 मिनट में लाफ्टर शुरू हो जाता है। नॉट दैट वी वर मेकिंग फन ऑफ लैंग्वेज, आई वाज डूइंग कैरिकेचरिश थिंग, बट उसका जो एक नॉर्थ में और आपको एक बंगला भाषी आदमी हिंदी बोल रहा है तो वो लोगों को बड़ा फनी लगता था, लाफ्टर, बहुत लाफ्टर, एंड पूरा जो कमेटी मेंबर्स हैं आपस में फाइट कर रहे हैं, दे वर नॉट डिस्कसिंग व्हाट दे वर सपोज्ड टू डिस्कस, वो कुछ और बहुत फ्यूटाइल चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। कलकत्ता का वी वर वेरी एक्साइटेड कि बंगाल में हम लोग शो कर रहे हैं, एंड 10 मिनट हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस, 15 मिनट हो गया, नथिंग फ्रॉम ऑडियंस। विद्या मंदिर में शायद शो किया था, आधा घंटा हो गया, हल्का फुल्का कहीं कुछ मरमर, कुछ स्माइल, लाफ्टर, 1.5-2 घंटे तक कोई लाफ्टर ही नहीं। इट वॉज फ्लैट, बियर होता है ना, फ्लैट बियर। एंड देन जो हमारे रेगुलर ऑडियंस थे उन्होंने आके बोला कि अब ना तो हमार लैंग्वेजेर एकटू उपहास करछेन, तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी लैंग्वेज का। देयर आई रियलाइज कि आप जब उस राज्य में गए हैं, वहां की भाषा वहां पे आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि ये भाषा का मजाक उड़ रहा है। दैट वाज अ लर्निंग लेसन कि कितना थिन लाइन है कि आपको दूसरे जगह पे जो जिसको चीज को अप्रिसिएशन मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी सिनेमा में, पॉप कल्चर में 70s 80s 90s में जो अय्यो बोल देते हैं, जो भी साउथ इंडियन कैरेक्टर होगा वो अय्यो बोल, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, चेन्नई से हो, पौंडीचेरी से हो, अय्यो, ये सारा महमूद साहब के टाइम से शुरू हुआ, और वो
ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत बार गया हूं, कर्नाटका गया हूं, हैदराबाद गया हूं, चेन्नई गया हूं, कोई अय्यो नहीं बोलता ऐसे जैसे हमारे हिंदी सिनेमा बोलता है। या सरदार कैरेक्टर को हमेशा हैप्पी गो लकी, ओए पापे, ऐसा कोई नहीं होता है। आप चले जाओ अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, वहां पे ओए पापे कोई नहीं बोलता है ना, फट दे चक्के, मतलब वो नहीं होता है ऐसा। या बंगाली कैरेक्टर को दिखाते हैं हिंदी सिनेमा में, बड़ा उसको मिसबिहेव किया है, वो गोल गोल घुमा के, ओ दादा हम बोला ना तुमको, ऐसे थोड़ी बोलता है बंगाली। वो उसका थोड़ा पुट थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा हिंदी अलग होगा। अब पंचमदा जैसा बोलेगा वो, है ना, बपीता जैसा बोलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ गोल गोल ऐसे कर रहा है। तो ये ध्यान रखने का बात है, लर्निंग लेसन है। तो वो मैं अपने काम जब भी करता हूँ लैंग्वेजेस पे, अगर कुछ फनी भी है या सीरियस भी है, तो उसमें अगर दूसरे प्रदेश का है तो उसके अंदर वो ध्यान रखने वाली बात है कि वो इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ दैट लैंग्वेज। भोला में एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है जो हिंदी बोल रहा है, मेरा गेस्ट अपीयरेंस था, तो उसके लिए प्रॉपर मेहनत करके जो लैंग्वेज सुपरवाइजर है उनके साथ बैठ के कि ये मैं ऐसा बोलूंगा, ये टोन एंड वॉइस करेक्ट है क्या। अगर इसको कोई दक्षिण भारतीय सुनेगा, तमिलनाडु का सुनेगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि गजराज ने उसकी भाषा को मजाक उड़ा रहा है। मतलब उस इंसिडेंट के बाद आप हर फिल्म में ये ध्यान देते हो, अगर कैरेक्टर किसी कलकत्ता वाला शो जो हुआ ना, दैट वाज लर्निंग लेसन। अच्छा। एक तरफ तलवार रखे हम लोग, या मैदान रखे, या रंगून रखे, या दूसरी तरफ हम लूट केस रखे, या सत्य प्रेम की कथा, या भोला। एक आउटडोर मेन स्ट्रीम फिल्म है जो थोड़ा लाउड है, आप पहले ही कहा थोड़ा लाउड जा सकते हो, और दूसरे में पूरा साटल है, बहुत रियलिस्टिक लगता है। का कैरेक्टर अगर हम देखें, उसको मार रहा है और बोल रहा है, और इरफान सर बोल रहे हैं ब्लड का लूठा, इसमें आपका जो एक्सप्रेशन है, रो रहे हो, डंडा ढूंढ के दे रहे हो, ये जो दोनों अलग अलग जगह है, एक पे आपको इतना लाउड करना है, एक पे इतना साटल करना है, आपका मेहनत क्या दोनों में बराबर रहता है? रिसर्च क्या बराबर रहता है? मेरा मेहनत तो है, मेरा मेहनत है, या मेरा जो होमवर्क है वो तो है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग जो है, सिनेमा जो है, वो डायरेक्टर का मीडियम है ना। तो वो उसके अंदर अब जैसे रॉबी घोष है, रॉबी घोष को रे ने बहुत यूज किया है अलग अलग फिल्म में, है ना। किसी फिल्म में वो एकदम बड़ा बड़ा आंख करके ऐसे करते हैं, और कुछ एक वो जो जंगल में पिकनिक वाला कौन सा पिक्चर है, अरण्य दिन रातें, तो उसके अंदर उनका उतना लाउड नहीं है। तो ये डायरेक्टर का मीडियम है, और डायरेक्टर जैसा चाहेगा या जैसा उनका कैनवस है, मैं उसके लिए मैं वो कंपोनेंट हूं जो मैं उनको उनके विजन को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे तलवार में मेघना का बहुत क्लियर था कि ये ऐसा होना चाहिए। मम्बलिंग है, मतलब ही इज नॉट अ विलन, वो ऐसा नहीं कि वो जो हिंदी फिल्म का रेगुलर विलन है वैसा कुछ है, उससे ऐसा है, सिस्टम है जिसके अंदर ऐसे सिपाही है, ऐसा इंस्पेक्टर है जिसको पता ही नहीं है, वो मान के चलता कि हाँ ठीक है, सर ने बोला कर दो, केस निपटाना है, जो कर देते हैं। और वहां पे जब वो सीबीआई वाला ये आता है, इरफान का कैरेक्टर आता है, इरफान जो बोलते हैं कि अरे तुमने सोचा भी था क्या सोचा था तुमने, क्या कर क्या रहे थे तुम। तो तब उसको जब रियलाइजेशन होता है, देन वो रोता है उस वजह से कि हाँ यार मुझसे गलती हुई, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ चल जाता है। तो वो दैट वाज मेघनाज अप्रोच। या सत्य प्रेम की कथा में जो मैंने किया, अगेन डायरेक्टर का विजन है कि हाँ ये हैप्पी गो लकी है, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है, ये लॉटरी का टिकट देखता है, उसमें नहीं मिलता है, और बेटे को बड़ा प्यार करता है, बेटा उससे इंस्पिरेशन लेता है, बेटे वो तो एक लाइन का ब्रीफ था कि गजराज जी, कार्तिक आर्यन के लाइफ में उसका सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड ये फादर है, ये फादर जो कि लूजर है लाइफ में, तो वो बीवी की सुनता है, बेटी की सुनता है, कोई और पंचायती करता है। तो ये मेरा ब्रीफ था। तो अब उसके अंदर मैं बहुत ऐसा मेलंकलिक या बहुत सीरियस के सत्तू तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं कर सकता, उसको उस रेंज में जाना ही पड़ेगा। या हंगामा है क्यों बरपा में जो था जेंगा पहलवान, वो अभिषेक चौबे का वर्जन था,
अभिषेक चौबे, क्योंकि अगर मेरे बस पे मुझे छोड़ दिया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक्टर पे छोड़ दोगे कि जैसा तुमको करना है कर लो, मैं तो खाली एक्शन बोलूंगा, तो एक्टर अपने आप को रिपीट करेगा, कितना वेरिएशन लेके आ सकता है। ये डायरेक्टर है जिसके विजन अगर है, बोले मुझे ऐसा चाहिए, तो अगर वो सिमिलर लुकिंग पार्ट्स भी हैं अगर इन क्राफ्ट, इन राइटिंग, तब भी वो अलग हो जाते हैं अगर उसका डायरेक्टर का विजन अलग है। आपने बहुत एड फिल्म डायरेक्ट की है, तो सर ये बताइए, ये जो डायरेक्टर होना, आप एक्टर हो, इसलिए आपका बेनिफिट ज्यादा रहता है? मुझे लगता है थोड़ा फर्क तो पड़ता है थोड़ा, लेकिन अगेन इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं। जैसे दिल से में मैंने मणिरत्नम सर के साथ काम किया था। मणिरत्नम सर एक्टर नहीं है ना, वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं और आपका पिच करेक्ट करते हैं कि नो गजराज, मेक इट स्लाइटली लाउडर, डोंट हैव टू शो दिस। वो बहुत प्रिसाइज उनके, आप यू आर लाइक वो वाले स्विमिंग कोच है जो पानी में फेंक देते हैं बच्चे को, अब तू तैर, तुझे यहां से यहां आना है बस। और कुछ कोच होते हैं जो तैर के दिखाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, जैसे अमित है। अमित इज ए फैंटास्टिक एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, मतलब वो जैसा वो करता है, अगर कोई एवरेज एक्टर भी है, अगर अमित सेट पे है और अमित ने करके दिखाया और उसको वो कॉपी कर लेगा, तब भी वो सीन अच्छा हो जाएगा। ही सो ब्रिलियंट। मैं जब डायरेक्ट करता हूं तो मुझे एक्टर के जो इश्यूज होते हैं वो थोड़ा समझने में आसानी होती है, और जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूं तो मैं सरेंडर करता हूं टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम। जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट करना चाहिए, या यहाँ पे ऐसा नहीं, मेरा पार्ट ऐसा बोलना चाहिए, तो वो रेयर केसेस में वो डिबेट करता हूं मैं। अदरवाइज 90% केसेस में कि हाँ ये जो बोल रहा है ये इसका विजन है, मुझे इसको 100% देना है। मुझे एक्टर डायरेक्टर होने का शायद ये थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आपको दोनों तरफ का जर्नी मालूम होता है। एकदम लास्ट आखिरी सवाल है आपसे, आपने ये जो कन्वर्सेशन में बंगाली फिल्मों का रेफरेंस दिया है, यहाँ का थिएटर का, उत्पल दत्त का, सत्यजीत रे का, वो सुन के समझ आता है आप बंगाली फिल्म देखते थे। मेरा सवाल ये है, आप देखता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जलसाघर दोबारा देखा, और दोबारा बहुत सारी चीजें, अनोखी चीजें मिली। तो टेक्निकली आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा शायद वीक होगा, या उसके जो ट्रॉली शॉट हैं थोड़ा सा हिलते हैं बीच में एक आध बार, लेकिन वो जो छवि विश्वास बैठे हुए हैं और उनके साथ वो सामने गाना चल रहा है, और उनके साथ जो को एक्टर है उनके साथ वो प्रिसाइज टाइमिंग पे जो एक दूसरे को लुक देते हैं, देखो माने एकदम जमींदार बाबू बदलो, जिनके पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया, लेकिन वो झूठी शान दिखाने के लिए आहा पॉसिबल होगा तो उनका और एक फिल्म है वो देखिएगा, कांचनजंगा नाम है। चिड़िया, आहा ओह क्या बढ़िया एंडिंग है, मतलब डिटेल कांचनजंगा रखा। इस आदमी को लगता है ये सबसे बड़ा है, फैमिली को सबको डोमिनेट करता है, लेकिन जब वो नेचर के पास आता है, नेचर कितना बड़ा है, हम लोग नेचर के विजुअल, हाँ मतलब वो देख के लगता है कि शायद वुडी एलन ने इनसे इंस्पिरेशन लिया होगा कि कॉन्वर्सेशनल फिल्म कैसा हो सकता है, कॉन्वर्सेशन वाला फिल्म कैसा होगा, कि सारे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरा एक मतलब जिज्ञासा है, अगर आपको अपने बंगाली फिल्म देखी, आप इतना चर्चा करते हो सर, अगर आपको कोई बंगाली फिल्म के लिए अप्रोच किया जाए तो आप क्या सर उसका पार्ट बनोगे? एब्सोल्युटली, अगर मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा है विच आई कैन प्ले विद माय बीइंग अ नॉन बंगाली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। मैं इनफैक्ट आया है 1-2 बार ऑफर। इनफैक्ट कल मेरा बात हुआ, कल परसों ही बात हुआ, टोनी दा की टीम से बात हुआ कुछ एक बांग्ला फिल्म के लिए, पर वो डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो, लेकिन श्रीजीत के साथ मेरा 1-2 बार बात हुआ, उनके साथ वो मुझे बहुत पसंद है उनका काम। ऑटोग्राफ, सोसाइटी बहुत काम किया है उन्होंने। यस तो होपफुली मतलब बांग्ला में, मलयालम में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मराठी में, रीजनल सिनेमा में, और ऑब्वियसली मतलब उसके जो आपके कुछ अच्छा पार्ट इस तरह से मुझे आएगा तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, मोर देन विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये कन्वर्सेशन शायद चलता रहे चलता रहे। फिर आपसे बात करना चाहूंगा, बहुत नहीं, मैं मजा जब आया। कोलकाता आऊंगा तो हम लोग मिलेंगे, अड्डा करेंगे थोड़ा सा। एकदम सर, एकदम। अब जब कलकत्ता आइएगा हम लोग जरूर मिलेंगे। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू, इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके।